हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केस स्टडी ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला टॉपिक पर। ये पीडियाट्रिक का टॉपिक है। सबसे ऊपर जो लिखा गया है पेशेंट का डाटा है। पेशेंट का डाटा DATA आपको करना है, कहीं आप इसको एच समझो और इसको डेथ बना दो। तो पेशेंट डाटा है, इसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम। पीडियाट्रिक का टॉपिक है, चाइल्ड है और जो एज है उसकी 1 वीक की है। तो पेशेंट का डाटा इसमें लिखा गया है। वार्ड NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है ये। TEF यानी कि ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला डायग्नोसिस है। ये एक कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है। ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है इसमें। तो इसकी ट्रीटमेंट हमारे NCP में आएगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका मेन रहेगा और जो टॉपिक है ये सर्जिकल टॉपिक है, ठीक है। काफ़ी बार मुझे ये कमेंट भी आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि टॉपिक कौन सा है, मेडिकल है कि सर्जिकल है। तो मेडिकल नहीं है ये सर्जिकल है। और इसकी हेल्प से आप अपना NCP भी बना सकते हो। चीफ कंप्लेंट्स में कफ साइनोसिस, एक्सेसिव सिक्रीशन कमिंग आउट फ्रॉम नोज, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग। तो जितने भी दिनों से ये प्रॉब्लम्स उसको है वो हमने लिख दिया। साइनोसिस क्या होता है? ब्लू हो जाना बॉडी का, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ऑक्सीजन की कमी जब हमारे बॉडी में होने लग जाती है तो साइनोसिस हो जाता है, तो बच्चा नीला सा दिखेगा। बाकी ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा यानी कि जो स्लाइवा है वो निकलता रहेगा, थूक सा निकलता रहेगा उसके मुंह से। ये उसकी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लिख लेना है। तो प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है? TEF की प्रॉब्लम है। प्रेजेंट में क्या सर्जरी हुई है? तो रिपेयर किया गया है ट्रैकिया और ईसोफेगस में जो फिस्टुला है, अबनॉर्मल कनेक्शन है, उसको रिपेयर किया गया जिसको थ्रेक्टमी बोलते हैं। पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो वो लिख लेंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, क्योंकि अभी तो 1 हफ्ते का ही बच्चा है, उसे पास्ट में क्या प्रॉब्लम होगा। पास्ट सर्जिकल मेडिकल ये सारी हिस्ट्री किसमें होती है? बुजुर्गों में या कुछ अडल्ट है कोई, उनमें भी हो सकता है ना। फैमिली हिस्ट्री में जितने भी फैमिली मेम्बर्स के नेम, पेशेंट से रिलेशन क्या है वो लिख देना है, हेल्थ स्टेटस। तो ये तो इजी चीज़ें हैं सारी की सारी। फैमिली हिस्ट्री सबसे आसान काम है। अच्छा, पर्सनल हिस्ट्री आएगी अब, ठीक है। फैमिली की पर्सनल हिस्ट्री क्या है, कैसे फूड हैबिट, बाथिंग, ब्रशिंग, हाइजीन, क्लोथिंग, ये सब इसमें हमने लिख दिया। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन आपको पता है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करने का। फिर इसमें पीडियाट्रिक में तो क्या होता है कि हाइट की जगह आप लेंथ लिखो, वेट लिखो कितना है बच्चे का, साथ में हेड सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस भी लिखना ज़रूरी होता है इसमें। इसमें दिया नहीं गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके टीचर आपको बोले तो आप पहले ही आप लिख लेना। मेज़र कर लेना है हेड का कितना, 33 आ रहा है सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, जितना भी आ रहा है, 32 आ रहा है, लिखना है। चेस्ट का भी उतना ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है इन दोनों में। फिर मिड आर्म का कितना है, 13-14 होगा, है ना, 12 सेंटीमीटर इतना ही होता है। जैसे कोई पतला बच्चा है तो उसका थोड़ा कम होगा, हेल्दी बच्चा है उसका थोड़ा ठीक होगा, 14 तक हो सकता है। तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन चलता जा रहा है यहाँ पे हमारे पेशेंट का। जो फाइंडिंग्स हमको चीफ कंप्लेंट से मिली है वो फिजिकल एग्जामिनेशन में भी ऐड करनी है। जैसे कुछ अबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप स्क्रीशंस में, तो इसमें बता दिया हमने कि भाई ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा का प्रॉब्लम है उसको। तो यहाँ से फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया। वाइटल्स चेक करके लिख लेना है। वाइटल्स का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अडल्ट के वाइटल साइंस और एक चाइल्ड के वाइटल साइन में थोड़ा फ़र्क होता है। बच्चे के ज़्यादा होता है, बच्चे का पल्स रेट अगर 120 से 160 तक जा सकता है, न्यूनेट है ना, अगर कोई न्यूबॉर्न है तो उसमें। अडल्ट में कितना होता है? 72 होगा, 80 होगा, 90 होगा, इतना ठीक है। जैसे बुजुर्ग है कोई, उनमें 60 टू 70 होगा पल्स रेट। वैसे ही रेस्पिरेशन का भी होता है, वैसे ही ब्लड प्रेशर का भी होता है। लैब इन्वेस्टिगेशन जो भी हुई है लिख लेना है। लेबोरेटरी की इन्वेस्टिगेशन और रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन अगर हुई है तो आपने डन लिखना है उसको, कि जैसे एक्सरे अगर होगा तो एक्सरे डन ऑफ द पेशेंट, ECG डन ऑफ द पेशेंट, अल्ट्रासाउंड डन ऑफ द पेशेंट। ब्लड इन्वेस्टिगेशन अलग से लिख लो, ये वाले इन्वेस्टिगेशन का अलग से छोटा सा बॉक्स बना के, या फिर सिंपल आप लिख सकते हो लाइन में। मेडिकेशन जो भी चल रही है वो हम लिखेंगे, जैसे फ्लूइड चल रहे हैं और एक एंटीबायोटिक है जो कि इरेथ्रोमाइसिन है। डोज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। बाकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, दिन में 2 बार 3 बार, वो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। TDS यानी 3 बार, और OD यानी कि 1 बार, मतलब 100 ml जो पूरी बॉटल है वो हमने दे दी है उसको, 500 ml दे दिया, या फिर
इस तरह से बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही डोज का कैलकुलेशन बच्चों में होता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद यहाँ से जो मेन केस स्टडी है हमारा, केस प्रेजेंटेशन बना सकते हो आप, इसको केस स्टडी भी बना सकते हो इसकी। अनाटमी फिजियोलॉजी में बना दिया गया है कि कैसे कैसे अंदर से अनाटमी बॉडी की होती है। जैसे ट्रैकिया दिखा दिया गया है, ईसोफेगस है और नीचे स्टमक है। ट्रैकिया के साथ में जो ये आप देख रहे हो, ये जो ब्रांचेस की यहाँ पे क्या अटैच होता है, लंग्स होते हैं। यहाँ बीच में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो इसके कितने लोब होते हैं, इसके 3 लोब होते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके कितने, 2 लोब होते हैं। लेफ्ट साइड में 2 होते हैं, राइट साइड में 3 होते हैं। इधर 2 क्यों होते हैं, क्योंकि हार्ट ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया तीसरे लोब का। तो ये तो मैं आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आगे चलते हैं अब हम। ये फिजियोलॉजी बता दी है कि किसका क्या काम है, ट्रैकिया का क्या काम है, ईसोफेगस का क्या काम है। तो ये आपने अनाटमी में पढ़ा ही होगा। ट्रैकिया जो है रेस्पिरेशन में फिर हमारा हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला गया ये, ठीक है। और जो ईसोफेगस है फिर वो डाइजेशन के अंदर चला गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ गया, जीआई उस सिस्टम में आ गया, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। तो जो हम खाना खाते हैं वो फिर हमारा माउथ के बाद ईसोफेगस से तो जाता है नीचे स्टमक तक। डिजीज कंडीशन आ गया है। टीईएफ क्या है कि अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, दोनों के बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन होता है। इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं इसमें। इसमें 5 कंडीशन आती है मेन। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स इसमें रहती है, अलग अलग जगह पे अब नॉर्मल कनेक्शन बनता रहता है ट्रैकिया में और ईसोफेगस में। ये है ईसोफेजियल अट्रेजिया, ये भी मेन प्रॉब्लम रहने वाली है इसमें। तो बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर, हमने क्या करा है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं यहाँ से। ये जो कंपैरेटिव स्टडी है किस प्रेजेंटेशन में ज़रूर बनाना होता है इसको। केस स्टडी बना रहे हो, केस प्रेजेंटेशन बना रहे हो, दोनों में आपको हेल्पफुल है। एनसीपी बना रहे हो तो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये एनसीपी के अंदर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है जो डिजीज डिस्क्रिप्शन है या फिर अनाटमी है। पैथोफिजियोलॉजी है डिजीज़ की, कैसे कैसे टीईएफ की प्रॉब्लम अकर हुई है, क्या इसमें सिम्टम्स हैं और क्या कॉज इसमें रहते हैं। तो आप जानते हो बाय बर्थ है, कंजेनिटल प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन में देखिए 5 क्लासिफिकेशन मेन रहती है। पहला है इसोफेजियल अट्रेजिया विदाउट फिस्टुला, इसमें फिस्टुला नहीं होगा। दूसरे वाले में फिस्टुला होगा, ऊपर अपर में होगा। थर्ड वाले में लोअर में होता है। फोर्थ वाले में क्या होता है कि बोथ साइड फिस्टुला हो जाता है। और जो फिफ्थ होता है इसमें एच टाइप, मतलब कैसे समझाऊँ, आप पिक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। अपनी बुक आप पीडियाट्रिक की पारुल देता है, रिम्पल शर्मा या जो भी आपके पास बुक है उसमें तब देख लेना, उसमें पिक्स बनाई गई हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगी। तो उसमें एच टाइप से जो होता है, एक आपको दिखाई देगा वो फिस्टुला एच टाइप से बन जाता है। उसकी शेप ही एच टाइप की लगती है, इसीलिए इसका नाम एच टाइप है। देखते ही आप समझ जाओगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का भी कंपैरेटिव स्टडी हमने बता दिया है यहाँ पर, जो जो प्रॉब्लम पेशेंट की और बुक में बताई गई हैं वो सब। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बुक में क्या है और पेशेंट में क्या है। तो यहाँ पे तो सब कुछ ही डन हुआ है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो जो मेडिकेशन बुक में है और हमारा पेशेंट को दी गई हैं उनके बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें मेन रहने वाली थोरेक्टमी, इसमें रिपेयर किया जाता है ईसोफेगस को। और जो ट्रैकिया में फिस्चुला बना है उसे रिपेयर उसको किया जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ से स्टार्ट हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें मेन आपके नर्सिंग डायग्नोसिस आपको एनलिस्ट करने होते हैं 4-5, और आप 3 या 2 एक्सप्लेन कर सकते हो। रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू इसोफेजियल अबनॉर्मलिटीज, इसमें एस्पिरेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा क्योंकि अबनॉर्मल कनेक्शन है। आप खुद ही सोचिए, ट्रैकिया इसोफेगस से मिल गया है, वो खाने का काम, खाने को ले जाने का काम इसोफेगस का है, ट्रैकिया तो लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सोचो क्या बनेगा फिर बेचारे बच्चे का। तो ये प्रॉब्लम उसमें रहेगी, एस्पिरेशन की तो प्रॉब्लम मेन इसमें रहने वाली है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट टू इनएडिक्वेट ओरल इनटेक, जब एस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, अच्छे से खाया पिया नहीं जाएगा क्योंकि कनेक्शन ही अब नॉर्मल है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जाहिर सी बात है हो जाएगा, प्रॉब्लम ये रहने वाली है। और इनटेक आउटपुट भी फिर उसका गड़बड़ हो जाएगा। और ये इनटेक आउटपुट को मेजर करने के बाद ही फाइंड आउट हुआ है, एज एविडेंस बाय मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट डाटा। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो जाएगा, पेन होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन रिलेटेड टू इन्फेक्शन रिलेटेड टू हॉस्पिटल प्रोसीजर। तो ये सारे डायग्नोस हैं, बिल्कुल इजी डायग्नोसिस है, आराम से आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं।
तो ये है फर्स्ट डायग्नोसिस, आप देख सकते हो, रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू इसोफेजियल अबनॉर्मेलिटी। ये डायग्नोस है, उसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना है, इंटरवेंशन करना है। रैशनल हमारे इंटरवेंशन का क्या रहने वाला है वो भी आगे बता दिया गया है। साथ में इम्प्लीमेंटेशन का भी एक कॉलम आप बना के उसको लिख लेना, जिसमें हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारा प्लान होता है उसे हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट डायग्नोसिस है, जिसमें कि असेसमेंट भी है, डायग्नोस है, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इवेलुएशन। तो इम्प्लीमेंटेशन आप ज़रूर इसमें ऐड कर देना, इसमें है नहीं, आपको ऐड कर देना है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो इतना सा काम आप लोग कर लेना। ये नेक्स्ट डायग्नोसिस है, रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ओरल इनटेक। तो उसे भी हमने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, क्या इंटरवेंशन रहेगा, कैसे हम पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को मेंटेन कर सकते हैं, वो इसके अंडर आएगा। तो ज़्यादातर इसमें आईवी थेरेपी ही मेन रहेगा, क्योंकि उसका टीईएफ की प्रॉब्लम है, कनेक्शन अबनॉर्मल है, इसलिए आईवी थेरेपी पे पेशेंट को, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, सर्जिकल प्रोसीजर उसका ठीक से नहीं हो जाता, तब तक आईवी थेरेपी पे उसको रखने का इसमें नीड रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन। तो फर्स्ट इसमें असेसमेंट है पेशेंट का, जिसमें कि उसे डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगा। फिर आपको गोल बनाना है कि उसका एयरवे जो है वो इम्प्रूव करना है, क्लियर करना है। तो एयरवे क्लियर करने के लिए सक्शनिंग इसमें ज़रूर रहेगी, साथ में ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड की जाएगी। वेंटिलेटर सपोर्ट अगर नेसेसरी है तो फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे लाना पड़ेगा। तो 3 हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को, पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनको ही हम एजुकेट करेंगे इसके बारे में। तो डाइट के बारे में एजुकेट करना है, हाइजीन के बारे में, किस तरह से स्किन का हाइजीन रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ड्रेसिंग वगैरह है तो उसको क्लीन रखना है, हैंड वॉश प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटाइज अच्छे से करना है। देन फॉलोअप के बारे में इसमें बता दिया गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन भी नज़र आते हैं तो फॉलोअप डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, प्रॉपर मेडिकेशन देना है होम पे भी। टॉपिक की समरी है इसमें और कंक्लूज़न है। तो बिब्लियोग्राफी भी आप लिख लेना, बुक का नाम ही आपको लिखना है, पेज नंबर बताना है, कौन सा एडिशन है वो बताना है। तो ये था आज का टॉपिक। इसकी हेल्प से आप एनसीवी बना सकते हो, इसकी हेल्प से क्या बना सकते हो, केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी। ये आपकी 3 चीज़ें आराम से बन सकती हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है ये, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि अब तो आपको मिल गया है। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे आप कमेंट करके बताना प्लीज़। थैंक यू।